नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यातायात थाने में कोरोना संदिग्ध से मचा हड़कंप। भोपाल से लौटा है यातायात कर्मी, सर्दी खांसी की है शिकायत। 16 को गए थे 5 पुलिसकर्मी भोपाल। वहीं मुंबई से लौटे लोगों को किया गया क्वारंटाइन। हनुमान चौक में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर किया प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन कर मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। वारासिवनी नगर की अयोध्या बस्ती को किया गया है सील। कोरोना पॉजिटिव इलाके को किया गया सील। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का निर्माण। लगाए गए हैं 7 CCTV कैमरे। आंगनबाड़ी केंद्र में कंट्रोल रूम हुआ स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जिले में अब तक कुल 20 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 20 संक्रमितों में से 12 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। बावजूद इसके लगातार पॉजिटिव मरीजों में हो रही बढ़ोतरी बालाघाट के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। हाल ही में विधानसभा ड्यूटी से लौटे एक आरक्षक में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण पाए जाने पर उसे संदिग्ध मानकर कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए बनाए गए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसके सैंपल लेकर जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए हैं। यहां से जांच रिपोर्ट आने पर स्थिति का पता लग सकेगा। जानकारी के अनुसार भोपाल में विधानसभा ड्यूटी के लिए 2 ASI, 2 आरक्षक व यातायात थाने में पदस्थ 1 आरक्षक 16 जून को रवाना हुए थे। यहां पर 19 जून को उन्होंने विधानसभा ड्यूटी की थी, जिसके बाद 23 मई को ये सभी लोग बालाघाट वापस पहुंचे। वापसी के बाद यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक की तबीयत खराब लगने और सर्दी खांसी होने पर उसे जिला अस्पताल के क्वारंटाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा ने बताया कि एक आरक्षक को जहां जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, वहीं 4 अन्य पुलिसकर्मी अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन किए गए हैं। आरक्षक की रिपोर्ट जांच के लिए गई है। हाँ, अभी एक आरक्षक है, ट्रैफिक थाने में पदस्थ है, आरक्षक 842 दिलीप भगत, जो कि 16 तारीख को इसी महीने विधानसभा ड्यूटी भोपाल गए थे 4 लोगों के साथ, तो जिन्हें कल कोविड में अस्पताल में भर्ती किया है, जिनका कल दिनांक को सैंपल गया हुआ है। अभी तक उनसे चर्चा हुई है, तो उन्होंने बताया थोड़ा सर्दी खांसी है। बाकी सर्दी खांसी में थोड़ी उपचार ठीक ठाक चल रहा है, तो अभी ठीक हालत है। बाकी अभी सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। जानकारी ये भी सामने आई कि 1 महीना भोपाल में चले गए, उसके बाद जब बाद उसको क्वारंटाइन में किया गया। हाँ, वो ऑलरेडी जैसे ही वो वापस आए ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, तो उनको सबसे पहले अस्पताल भेजा गया था। उनको खुद भी कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझे कुछ खांसी या कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इस पर खुद ही यानी अस्पताल गए, तो डॉक्टर ने उनको चेकअप किया, तो उसमें उनको इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। फिर कुछ उनको ऐसा प्रतीत हुआ है, तो उसका सैंपल लेके भेजा गया है। अभी वो अस्पताल में इलाजरत हैं। लॉकडाउन के बाद घर वापसी के मामले में बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में नंबर 1 बना हुआ है। यहाँ 1,15,000 से अधिक मजदूर व अन्य लोगों के बाद घर वापसी के बाद भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसके चलते ही हाल ही के दिनों में वारासिवनी, गजपुर, घुनाड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके चलते अब बालाघाट वापस हो रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट विकासखंड के ग्राम रोशना में 23 जून को मुंबई से 19 लोग अपने घर वापस आए हैं। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी लोगों को स्कूल में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा है, जबकि किरनापुर क्षेत्र में भी मुंबई से लौटे 2 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि सभी संदिग्धों के सैंपल ले लिए गए हैं, जिसके तहत 68 सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर जानकारी मिल सकेगी। सर, वर्तमान में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? हाँ, वर्तमान में हालत ये है कि हमारे ज़िले में 20 मई को पहला केस कोरोना पॉजिटिव मिला था और आज 24 तारीख हो गई, तो 24 जून तक हमारे पास में 20 केस हमको मिल चुके हैं और इसमें 12 केस डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में 8 पॉजिटिव केसेस हैं जो कि हमारे कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं।
सर अभी कितने और ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी रिपोर्ट गई है और आने की है? हाँ, कल जो हमारे को अभी 68 सैंपल गए हैं उनके नतीजे आना बाकी हैं। तो कब तक आ जाएंगे? आज शाम तक मिल जाएंगे। सर थैंक यू। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 24 जून को धरना आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में नगर के हनुमान चौक में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना आंदोलन कर पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम धरना स्थल पर ही तहसीलदार रामबाबू दिवांगन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देश की जनता कोरोना महामारी से परेशान होकर घरों में बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र व प्रदेश में काबिज भाजपा की सरकार 1 जून से 22 जून तक इन 22 दिनों में पेट्रोल में 9 रुपये 26 पैसे व डीजल में 10 रुपये 6 पैसे बढ़ाकर मुनाफा कमाने का काम कर रही है, जिससे देश व प्रदेश की जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी का अहम फैसला लेते हुए किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया गया था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा बड़े बड़े उद्योगपतियों व बकायेदारों का कर्जा माफ किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से भाजपा के नेता व शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरकर विरोध करते थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में मनमानी मूल्य वृद्धि की जा रही है। सरकार द्वारा बिजली बिल आधा माफ करने की बात कही गई, लेकिन आज उपभोक्ताओं को मनमाने बिल थमाए जा रहे हैं। फिर 14 दिन, पूरे 3 महीना हो गया, 3 लाख 4 लाख हो गया। कोरोना के केस बढ़ गए, 4.5 लाख हो गया। लॉकडाउन खत्म हो गया पर कोरोना केस नहीं रुका। राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये कोरोना का केस बढ़ाने के लिए लॉकडाउन लगाए थे कि कोरोना खत्म करने के लिए लगाए थे? क्या गलत पूछा? कितनी अच्छी बात बोली। कोरोना में फेल हो गए पूरी तरह। एक बात बताइए हमें, कितने लोग सुन रहे हैं। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए। ये जितनी दुकानें खुली है यहाँ से, चाहे राजधानी वाले की हो, ग्रास सभा वाले, जितनी दुकानें हैं ये नरेंद्र मोदी ने खोल के दिया है कि बताइए? सबने अपने अपने पैसों से, अपने जेब के पैसे से, किसी ने लोन लेकर सबने अपनी अपनी दुकानें खोली है। इसका मतलब सबका सब आदमी आत्मनिर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनके कोई अपनी खेती कर रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपना धंधा चला रहा है, कोई अपना ठेला चला रहा है। जो धंधा कर रहा है खुद का वो आत्मनिर्भर है। और फिर भी ये प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। कि आज जो हमारे किसान भाई ये खेती का काम चल रहा है, डीजल पेट्रोल के रेट लगातार रोज बढ़ रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। और आज प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो एक समय किसान हित की बात करते थे। जब कमलनाथ जी ने कर्ज माफी किया, पहले 50,000, 1,000 से 50,000, फिर 50,000 से 1 लाख, उसके बाद 1 जून से 1 लाख से 2 लाख कर्जा माफ करने का उन्होंने घोषणा की थी और वो प्रक्रिया भी चल रही थी और 1 लाख तक कर्जा माफ हो चुका था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी ने साफ मना कर दिया कि हम, इनके कृषि मंत्री ने बयान दिया, कमल पटेल जो भी कृषि मंत्री है, उनसे जब पूछा हमारे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने कि आप किसानों का कर्जा माफ करेंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुमने जो पाप किया है वो हम क्यों करें। ये सोच है इनकी किसानों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि किसानों का कर्जा माफ करना मतलब पाप है, ये सोच है इनकी। और ये बात करते हैं किसान हितैषी होने की, तो हमको ये सोचना है कि जितना अभी जीतू राजपूत जी ने यहाँ कहा कि खूब बोलो और बहुत ज्यादा झूठ बोलो, तो इनका कहते हैं कि बात वाले का गधा बिकता है। तो ऐसी बात है कि लगातार ये जो सब्ज बाग दिखाती भारतीय जनता पार्टी, उससे ठीक उल्टा करती। और
कभी इन्होंने, इतने साल हो गए केंद्र में, 6-7 साल हो गया, कोई रचनात्मक काम इनका नहीं। जब भी कोई बात आती, चुनाव आती, तो पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान ये बात करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की बात करते हैं, भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़े वो कम होना चाहिए। कांग्रेस उसका विरोध करती है और किसान हित में, देश के हित में, आम जनता के हित में मांग करती है कि डीजल पेट्रोल के जो रेट है वो महामारी कोरोना के रहते हुए लॉकडाउन की बहुत सी बातें मेरे साथियों ने बताई कि किस तरह से होना चाहिए, लेकिन इन लोगों से आशा और विश्वास इस देश की जनता का नहीं देखना है, स्वास्थ्य नहीं देखना है। इन लोगों ने सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए जो भी प्रयोग करे वो काम है, जितना झूठ बोले, झूठ बोलकर जनता को फंसाकर उन विधायकों को लालच देकर जितनी भी सरकार गिराई और सत्ता को किस तरह से हड़पना है, चाहे वो देश की हो प्रदेश की हो, इन लोगों ने हमेशा इस देश की जनता को चला है। जहां किसानों का कर्जा माफ आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा हो रहा था, किसानों में खुशी की लहर छाई हुई थी कि आज इस देश के मसीहा ने हमारे इस प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ करके उन किसानों को फिर से एक जीवन दान और उठने का एक मौका दिया था। इस देश में, इस प्रदेश में इतने युवा हैं, इतने बेरोजगार हैं, ना जाने उन लोगों को धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोजगार 2000 करोड़ को रोजगार देने की बात मोदी करते थे। आज वह युवा दर दर के भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है। क्यों? इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार वृद्धि की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य नहीं बढ़ा है, तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का क्या औचित्य है। आज हर छोटे वर्ग के पास बाइक है, जिससे सभी की जरूरत है। पूरे देश का ट्रांसपोर्ट डीजल से चलता है। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। कृषि कार्य में भी ट्रैक्टर चलाने व वाटर पंप में डीजल की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लगाने का कार्य किया, लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से दूर रखा। मोदी सरकार जनता की जेब खाली करने मनमाने टैक्स लगा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। के खिलाफ आज हम कांग्रेस जन भावनाओं को लेकर यहाँ आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, जैसे हमारे साथियों ने आपको पूर्व में अवगत कराया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से बेहताशा वृद्धि हुई है, आखिर क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के रेट नहीं बढ़े। आज भी कच्चा तेल 50 से $60 प्रति बैरल के हिसाब से उपलब्ध हो रहा है। तो फिर आखिर कीमत बढ़ाने का क्या औचित्य है? मगर ये मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोगों के जेब खाली करना चाहती है, उनके जेब से पैसे निकालना चाहती है। और आज जो पूरे देश भर में हाहाकार मचा है, अरे हर छोटे से छोटे आदमी की जरूरत है पेट्रोल की। हर घर आपको बाइक मिलेगी। गांव में भी एक गांव में 3-3, 4-4 बाइक मिलती है। डीजल से, हमारी डीजल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिससे पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ये ट्रक कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चलते हैं, ये डीजल से चलते हैं। पूरा माल जो है, चाहे वो कोयला हो, सीमेंट हो, कपड़ा हो, सब्जी भाजी हो, अनाज हो, सारा जो है लाने ले जाने का काम ये डीजल, ये ट्रक हमारे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारी रेलवे में भी जो लदान का काम होता है, बहुत से जगहों में
डीजल का उपयोग होता है। खेत में किसान का वाटर पंप भी जो है वो डीजल से चलता है, और चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे जमीन समतल करने के लिए जेसीबी वगैरह का काम हो, वो भी डीजल से उसका उपयोग होता है। तो जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक इसकी, और आज उस डीजल को तुम बेतहाशा उस पर टैक्सेशन लाद करके उसके रेट बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके पहले भी मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी जो है वो दुगनी करने का काम किया। जिस समय इस देश में जीएसटी लगाने का काम हो रहा था, एक देश एक टैक्स, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ, कि बोले एक ही टैक्स होना चाहिए। फिर जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को क्यों छोड़ दिया गया? अगर पेट्रोल और डीजल को भी अगर जीएसटी में लेते तो ये 28% से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते थे। जो सबसे बड़ा स्लैब है वो 28% का है। इन लोगों ने यही शोषण के लिए इसको सेपरेट रखा कि बन चाहे से जब चाहे से टैक्स लगा दे, जब चाहे से सेस लगा दे, जब चाहे इन पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे, मन मर्जी से। आज अगर मनमोहन सिंह जी के जमाने में अंतर्राष्ट्रीय तेल, कच्चे तेल का मूल्य $140 प्रति बैरल हो गया था, उस समय भी मनमोहन सिंह जी ने इस देश में 60 रुपए डीजल और 70 रुपए पेट्रोल ₹100 देने का काम किया साथियों, कि हमारे लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े। इससे महंगाई बढ़ती है और इस महंगाई को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल के कभी रेट जो है वो बैलेंसिंग रखना पड़ता है। कंपनियों को हिदायत देनी पड़ती है। अब कंपनियों को तो हिदायत देने की बात दूर, ये मोदी सरकार, मोदी खुद ही जो है जनता की जेब खाली करके टैक्स लगा करने का काम कर रहा है। इसको आप समझने का काम करें। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, भीम फूलसुंगी, उमेद लिल्हारे, उदय सिंह नकपुरे, कैलाश साहू, अजय मिश्रा, वारासिवनी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, आशुतोष बिसेन, दयाल वासनिक, संजय गौतम, प्रशांत मोहारे, भूजेश पटले, फेकन डोहरे, विजय अग्रवाल, शंकरलाल कसार, अनिल कसार, पन्ना शर्मा, शमीम सिद्दीकी, दीपक रंगारे, सौरभ लोधी, नरेंद्र मेश्राम, सुखदेव मुनि कुतराहे सहित अन्य मौजूद रहे। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 9 में स्थित अयोध्या बस्ती में एक दंपत्ति के कारण कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उनके संपर्क में आने वाले 18 लोगों को बालाघाट में ले जाकर क्वारंटाइन करने के बाद बुधवार को प्रशासन ने अयोध्या बस्ती के कुछ क्षेत्र को सील कर दिया। वहीं उस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को घर से निकलने और कहीं भी आने पर रोक लगाते हुए किसी भी कार्य के लिए प्रशासन को सूचना देने की हिदायत दी है। मुंबई से नगर में आए हुए दंपत्ति के कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलने से सख्ते में आए हुए जिला व स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने बुधवार को अयोध्या बस्ती का निरीक्षण किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीएम संदीप सिंह, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक अनुराग प्रकाश, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव गोस्वामी, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी के साथ ही नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अमले के साथ सुबह लगभग 11 बजे अयोध्या बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले पूरी बस्ती का निरीक्षण किया। उसके बाद कोरोना प्रभावित दंपत्ति जिस घर में ठहरे थे उस घर के साथ ही उसके आसपास के इलाके का निरीक्षण कर वहां पर की गई व्यवस्थाओं को देखा। इस मौके पर उन्होंने वहां पर रहने वाले नागरिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और शासन के नियमों व निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। इस बस्ती से 18 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने वाले दंपत्ति के संपर्क में आए हुए यह लोग भी अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं, इसलिए प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बस्ती में बने हुए आंगनबाड़ी केंद्र को कंट्रोल रूम बना दिया है। वहीं जिस गली में कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति के रिश्तेदारों के मकान थे उस गली को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही प्रशासन ने बस्ती के संवेदनशील इलाके में 7 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों की गतिविधियों पर निगाहें रखी जा सकें। इन सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि जिस इलाके को सील किया गया है उसमें 14 घर हैं, जिसमें लगभग 80 नागरिक रहते हैं। इनको 2 मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इन सभी को निर्देशित किया गया है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी सामग्री की उन्हें आवश्यकता हो, वह इन मोबाइल नंबर पर खबर करेंगे और प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें बाजार से सामग्री लाकर उपलब्ध करवाई जाएगी। इनके अलावा इस बस्ती के अन्य क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है, जिसमें लगभग 30 से 35 घर आते हैं। इन सब को भी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। वहीं कंट्रोल रूम में राजस्व, नगरपालिका, पंचायत के 12 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। यह कर्मचारी 12-12 घंटे ड्यूटी करेंगे। बनाई गई है क्रमबद्ध रूप से। यहाँ पे सबसे पहला तो हमने जो किया वो सील कर दिया पूरे के पूरे इस वाले बेल्ट को जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जी। तो एक कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है। उस कंटेनमेंट एरिया में 14 घर हैं, 14 घर में 80 लोग हैं। इसको कंटेनमेंट बना दिया। इसके साथ साथ जो बफर जोन है, बफर जोन को भी हमने अभी ब्लॉक करके और सील कर दिया है। उसमें करीबन 30 से 35 मकान आ रहे हैं। इस सबको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम में हमने ड्यूटी लगा दी है, जिसमें 4 नगर पालिका के रहेंगे, 1 राजस्व विभाग का RI रहेगा। इसके साथ साथ 4 पुलिस गार्ड रहेगा एट ए टाइम 8 घंटे के लिए, और 2 जो है पंचायत विभाग से भी ड्यूटी लग रही है। तो लगभग 10 से 12 लोगों की ड्यूटी यहाँ पे रहेगी 8 घंटे के लिए, और 24 घंटे में तो 12 लोगों की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके लिए देखने के लिए ये है कि 7 यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। उस क्षेत्र में जो थोड़ा हमारा सेंसिटिव जहाँ पॉइंट है वहाँ 7 कैमरे लगेंगे। कंट्रोल रूम में बैठ के वो स्क्रीन से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है कि अगर कोई आदेश निर्देश देना है तो यहीं से देंगे हमारा बल, अंदर कोई भी नहीं जाएगा कंटेनमेंट क्षेत्र में। और कोई भी अगर समस्या आती है कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर लोगों को, तो उनका एक कंट्रोल नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, कंट्रोल रूम का नंबर। तो 2 नंबर रहेंगे, तो दोनों नंबर में आप किसी से भी संपर्क करें, जो समस्या आप बताएं तो यहीं से फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ साथ इसके साफ सफाई, नालियों की सफाई, झाड़ियाँ जो हैं उसकी सफाई, और यहाँ पे जो ये पाउडर छिड़काव किया जा रहा है इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए ये, और मॉस्किटोज को मारने के लिए जो एक अपने पास वाहन है वो धुआं फॉग मशीन वो आएगी, और नालियों में छिड़काव का काम चालू कर दिए। क्या है कि ये क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए, पॉजिटिव के साथ साथ दूसरी बीमारियां ना हो, इसलिए हम ये भी स्टार्ट करके रखें कि लोगों का इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो वो स्प्रेड होने से बचेंगे। तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। कंटेनमेंट एरिया इसको घोषित कर दिया गया है। अभी कलेक्टर साहब आएंगे, घोषित कर दिया गया है, लेकिन कलेक्टर साहब आके एक बार जांच करेंगे, जांच उपरांत ही वो आदेश जारी करेंगे। अभी आदेश नहीं निकले हैं, लेकिन कंटेनमेंट बनाने के लिए बताया गया है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कंट्रोल रूम में सर जो 12 लोग तैनाती रहेंगे, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? क्या शासकीय बीमा रहेगा, क्षतिपूर्ति रहेगी अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो? सरकारी लोग हैं जो ड्यूटी करेंगे, और सरकारी लोगों के लिए ये जो कोविड से रिलेटेड जो निर्देश आए हुए हैं तो कोविड योद्धा के नाम से, तो उसमें अलग अलग बीमा और राशि वो सब डिसाइडेड है। तो उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है, और जो भी राशि डिसाइडेड है, अगर कुछ होता है तो फिर वो उस नियम से मिलेगा उनको। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रक्तदाताओं की संख्या में कमी आई है, जिसके चलते जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि लगातार समाजसेवी संगठनों सहित अन्य रक्तदाताओं के द्वारा ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया जाता है, लेकिन यह भी नाकाफी सिद्ध हो रहा है। 24 जून को जिले के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में तो जैसे ब्लड बैंक में ब्लड बचा ही नहीं, जिसके चलते रक्त की आवश्यकता पड़ने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस संक्रमण से देश समेत मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति निर्मित है। स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में अस्पतालों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ रोजाना मरीजों को लगभग 20 यूनिट ब्लड लग रहा है, लेकिन रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की संख्या 10 से 12 ही है, जिससे रक्त यूनिट में रक्त की उपलब्धता कम हो रही है। याद हो कि कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी बंद कर दिया गया है। पूर्व में ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड मौजूद रहता था, जबकि कुछ विशेष ब्लड ग्रुप के लिए तत्काल ही फोन कर सूचित किया जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में सामान्यतः मिलने वाले ब्लड ग्रुप के ब्लड की भी कमी जिला चिकित्सालय में दिखाई दे रही है। 24 जून को जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में तो प्रातः एक भी ब्लड स्टॉक में नहीं था, जिसके बाद 2 या 3 रक्तदाताओं ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया, जिसके बाद 24 जून को यहां 2 यूनिट ही रक्त स्टॉक में है। लैब टेक्नीशियन MM कुरैशी की माने तो कोरोना संक्रमण काल में ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी देखी जा रही है।
उन्होंने बताया कि पहले ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन कर रक्त की कमी को पूरा कर लिया जाता था, लेकिन अब कुछ ही रक्तदाता जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ संस्थाओं के द्वारा ही यहां पहुंचकर रक्तदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में ब्लड की कमी को लेकर 24 जून को कुछ संस्थाओं से संपर्क किया गया है, जो कि आगामी दिनों में छोटे स्तर पर ब्लड कैंप का आयोजन करेंगी। पास स्टॉक में भी टोटल 2 ब्लड हैं बस। अच्छा, स्टॉक में तो अभी तक फिर भी कितना स्टॉक रह पाता था और ऐसी स्थिति क्या अभी बनी? ये स्थिति कोरोना की वजह से बनी। पहले अपने यहाँ कैंप लगते थे, तब कैंप में 100-50 ब्लड आते थे। अभी कैंप बहुत दिन से, जब से कोरोना चल रहा है तब से अपने ब्लड बैंक में कैंप नहीं लग रहे हैं। कुछ संस्थाएं आती हैं तो अपना एक एक करके वो ब्लड देती हैं। उसी से जैसे आज 2-3 ब्लड संस्था वालों ने देके गए तो वही ब्लड गया, स्टॉक में नहीं है। जो ग्रुप का पेशेंट को लगता है उसी ग्रुप का डोनर लेके आती है संस्था और उसको अपन निकाल के दे देते हैं। अच्छा, ये ब्लड ना होने को लेकर कलेक्टर साहब ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या दिशा निर्देश हैं? कुछ संस्थाओं को बुलाएं करके और डोनेशन करवाएं। तो जो कैंप के लिए बोले हैं कलेक्टर साहब ने, तो संस्था को कुछ सूचना दिए हैं। यहाँ से तो अभी कैंप लगना है। कितनी संस्था को अभी यहाँ से सूचना दिए हैं कैंप के लिए? मेरे ख्याल से सभी संस्थाओं को दिए हैं सूचना। तो अब जो संस्था आकर ब्लड डोनेशन कर देगी तो हो जाएगी। सभी संस्था को सूचना रोज हमेशा जाती रहती है। यहाँ से आपके माध्यम से भी सूचित कर रहे हैं कि वो संस्था जो भी है अपना आकर ब्लड डोनेशन करे, जिससे ब्लड की पूर्ति यहाँ हो सके। तो जो बड़े कैंप पहले लगाए जाते थे, क्या वो कैंप अब ब्लड की आवश्यकता को देखते हुए लगाए जाएंगे? वो तो कलेक्टर साहब के निर्देश है कि भीड़ नहीं होना, इसलिए बड़े कैंप नहीं लग रहे थे। सर के निर्देश थे, पैथोलॉजिस्ट के निर्देश थे, सर के निर्देश थे कि कैंप ना लगा जाए, भीड़ ना लगाई जाए। इसलिए संस्था जो आ रही थी 1-1, 2-2 ब्लड अपना आके दे रही है अभी भी। वो ऐसा ही अभी क्रमशः दे रहे हैं यहाँ पे? क्रमशः दे रहे हैं। अभी स्टॉक में जो है, जैसे कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, वही संस्था को फ़ोन लगाएंगे, भैया ब्लड इनको ज़रूरत है, आप आ जाइए और इनको ब्लड डोनेट कर दीजिए। या उनके जो रिश्तेदार हैं वो देंगे उसी ग्रुप का ब्लड, तो हम उनको ब्लड अवेलेबल करा देते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बालाघाट द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती का 457वां बलिदान दिवस 24 जून को सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थल स्थानीय रानी दुर्गावती चौक में किया गया। इस अवसर पर वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पूजा वंदना की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनों द्वारा रानी दुर्गावती अमर रहे के जयघोष कर उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते आदिवासी समाज द्वारा वीरांगनी दुर्गावती का बलिदान दिवस सादगी पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा वंदना कर उनकी जीवन गाथा को याद किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों ने वीरांगना दुर्गावती के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बांदा जिले के कार्लिजर जिले में 1524 ईस्वी की दुर्गा अष्टमी में दुर्गावती का जन्म होने पर इनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहसी और शौर्य सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई, जिससे प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से दुर्गावती का विवाह कर उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया। लेकिन विवाह के 4 वर्ष बाद ही दुर्गावती के पति दलपत शाह का निधन हो गया, जिसके बाद रानी ने स्वयं गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। 24 जून सन 1964 को मुगल सेना से युद्ध करते हुए घायल होने पर अपनी मृत्यु निकट जानकर वीरांगना दुर्गावती ने अपनी कटार स्वयं ही सीने में भोंककर वीर गति को प्राप्त हो गई। नारी शक्ति के लिए महारानी का अदम्य साहस बलिदान प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी समाज के प्रति जो षड्यंत्र चल रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, इसके खिलाफ हम सभी समाजजनों को एकजुटता के साथ खड़ा होना होगा। ये प्रेरणा हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती से मिलती है और उन्हीं के विचारों को सभी समाज तक पहुंचाया जा रहा है। आज यहाँ हम वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमने आज एक माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा और सभी हमारे सगाजनों को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हमारे जो आदिवासी समाज के प्रति षड्यंत्र चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है, इसके खिलाफ एकजुटता के साथ में खड़े हो
और यही प्रेरणा स्रोत हमारी जो वीरांगना रानी दुर्गावती हैं उनसे मिलता है, और उन्हीं के जो प्रेरणा स्रोत संदेश हैं हम सारे समाज में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि एकजुटता लाएं और सारे जितने भी हमारे हक अधिकारों से वंचित होने की जो प्रक्रिया चल रही है उनके खिलाफ खड़े हैं। कार्यक्रम में रतिराम मसराम, भरतलाल मड़ावी, पीतम सिंह उइके, सेवक राम धुर्वे, वैभव मर्सकोले, मनोज कोडापे, विष्णु मर्सकोले, महेंद्र मसराम, महेश तहारे, शैलेंद्र मरकाम, शुभम उइके, मिथुलेश उइके, राघवेंद्र भलावी, राजकुमार कुमरे, करण मेरावी, सुरेंद्र धुर्वे, रमेश टेकाम, हीरालाल मर्सकोले, सालिकराम उइके, सुमित धुर्वे सहित अन्य मौजूद रहे।